एक बार की बात है, किशनपुर गांव में महेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रमा के साथ 8 साल की बेटी पिंकी और अपने 6 महीने बेटे के साथ रहता था। जिंदगी एक पल में कितनी बदल सी जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महेश। महेश एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता है। एक रात उसी फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही रमा को पता चला, वो भागती हुई अस्पताल पहुंची। काफी गंभीर हालत है आपके पति की। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भगवान पर पूरा भरोसा रखिए। महेश बच तो गया, लेकिन इस हादसे में उसने अपना पैर ही खो दिया और अपनी नौकरी भी। घर में जो भी जमा पूंजी थी वो उसके इलाज में खत्म हो गई। वो 3 महीनों से बेरोजगार है। उसने इन 3 महीनों में नई नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक अपाहिज को कोई भी नौकरी देना नहीं चाहता था। अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। इस मौसम में उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि सड़कें बारिश के पानी से बहुत बुरी तरीके से भीग जाती थी। आज भी वो परेशान अपने घर लौट रहा था। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। सब लोग मुझसे ऐसे नजरें चुराते हैं जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। अरे अपाहिज को जीने का हक नहीं है क्या? वो और उसका परिवार क्या भूखा मर जाए? महेश बार बार की असफलता से बहुत ही परेशान हो गया था। उसका मकान मालिक 3 महीने का किराया वसूलने हर दूसरे दिन उसके घर आ जाया करता था। साथ ही वो घर खाली करवाने की धमकी भी दे करके जाता था। कल शाम भी वो आखिरी चेतावनी दे करके गया था। इधर घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। पिछले 2 दिनों से घर में किसी ने कुछ नहीं खाया था। महेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोचते सोचते जा ही रहा था कि बारिश आ जाती है। मुझे उस चाय की टपरी के नीचे छिप जाना चाहिए। कहीं बारिश में तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चाय की टपरी के पास जाकर के खड़ा हो गया। चाय वाला चाय के साथ पकौड़े भी तल रहा था। लोग चाय के साथ पकौड़े खाते हुए चाय का मजा ले रहे थे, लेकिन महेश को पता था कि घर में कुछ भी खाने को नहीं था। उसने अपने जेब में हाथ डाला तो उसे 10 रुपए का खिसा पिटा पुराना नोट मिला। 10 रुपए ही हैं जेब में। क्या करूं मैं? हम मियाँ बीवी तो पानी पीकर भी रह लेंगे, लेकिन बेचारी पिंकी का क्या करूं? अगर मैं उसके लिए पकौड़े ले जाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी। पहले उसने बहुत सोचा, फिर उसने 10 रुपए के पैसे से पकौड़े खरीद लिए। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। फिर वो पकौड़े लेकर घर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी आंखों में पानी आ गया। उसके बीवी बच्चे घर के बाहर खड़े थे और उसका 8 महीने का बेटा बिट्टू लगातार अपनी माँ की गोद में रोए जा रहा था। पिंकी सहमी सी अपनी माँ की आंचल पकड़ के खड़ी थी और उसका मकान मालिक उनका बचा खुचा सामान बाहर निकाल के फेंक रहा था। उसकी बेटी ने जब उसे देखा तो वो भागते हुए अपने पापा के पास गई और कहने लगी, बाबा देखो ना, अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और वो हमारा सामान भी बाहर फेंक रहे हैं। और जो मेरी छोटी सी गुड़िया थी ना, जो आप लाए थे, अंकल ने उसे भी नाले में फेंक दिया। महेश ने अपनी बेटी को चुप करवाया और जाकर अपने मकान मालिक के पैरों में गिर पड़ा। ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? इस तरह हमें बेघर मत करिए। चुप कर, पहले 3 महीने का किराया हाथ में रख, फिर बात कर। मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा। चुप कर, पिछले 3 महीने से तुम्हारी ये बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तभी मालिक की नजर महेश के हाथों में रखे कागज के थैली में पकौड़ों पर पड़ती है। उसे देखकर उसका पारा चढ़ गया। अरे रे, कितना झूठ बोलते हो तुम लोग। मेरा किराया देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और पकोड़ा पार्टी करने के लिए पैसे। चलो निकलो यहाँ से, कार कहीं। ये कहकर उसने महेश के हाथों में रखे पकौड़ों को जमीन पर फेंक दिया और अपने घर में ताला लगाकर चला गया। महेश और उसकी पत्नी रोती हुई गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो तो निर्दयी बनकर खड़ा रहा। अब हम कहाँ जाएंगे जी? पता नहीं रमा, लेकिन कहीं तो जाना होगा ना। छोटा मोटा सामान लेकर वो सड़क पे निकल गए और एक बार फिर जोरों की बारिश शुरू हो गई। वे बारिश से बचकर कहीं छिपना तो चाहते थे, लेकिन दूर दूर तक कहीं भी जगह नहीं थी। रमा अपने छोटे से बेटे को अपने सीने से लगाए चली जा रही थी। बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। हे भगवान, गरीबों को तकलीफ देने में आपको बहुत मजा आता है ना। बारिश तो हो ही रही थी, अब ओले भी पड़ने लगे। लेकिन तभी महेश की नजर
पिंकी के सर पे आकर गिरा। उसके सिर से खून निकलने लगा और वो बेचारी जोर जोर से रोने लगी। रमा ने झट से अपने गोद से उतारकर बिट्टू को महेश के गोद में दिया और अपने साड़ी के पल्लू को फाड़कर पिंकी के सर पर बांध दिया। सिर पे बहुत दुख रहा है। रो मत मेरी बच्ची, ठीक हो जाएगा। वो सभी बाइक में बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उनकी सीमेंट वाली पाइप से थोड़ी दूर में एक बड़ी सी गाड़ी रुकी और उसमें से दो कपल गाड़ी से बाहर निकले और बारिश में भीगने लगे। बारिश में भीगने का अपना अलग ही मजा है ना काजल। सच में अखिल, बारिश में भीगना और उसके बाद गर्मा गर्म पकौड़े खाना जन्नत सा मजा देता है। काश ये बारिश पूरी रात होती रहे तो मजा आ जाए। एक और महेश का परिवार बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था, तो कोई वही दूसरी ओर पूरी रात बारिश चाहता था। कितनी असमानताएं हैं ना भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में। महेश और उसका परिवार भी यही सोच रहे थे, साथ ही बारिश के रुकने का इंतजार भी कर रही थी, लेकिन बारिश तो नहीं रुकी और वो और भी तेज होती गई। सड़कों पर पानी भरने लगे और लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश होने के कारण बाढ़ वाली स्थिति पैदा हो गई। उन लोगों के सीमेंट वाली पाइप तक भी पानी आने लगा और अब पानी तो उनके सीने तक आ चुकी थी। रमा, हमें बच्चों को लेकर कहीं ऊंचे स्थान पर जाना होगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। तभी महेश ने पिंकी को अपने कंधों पर बैठाया और कोई सुरक्षित स्थान की जगह की तलाश में निकल पड़ा। तभी पानी का एक तेज बहाव आया और महेश का नियंत्रण बिगड़ गया और वो पानी में गिर पड़ा। पिंकी भी गिर पड़ी और वो पानी के तेज बहाव के चपेट में आ गई और पानी में डूबने लगी। पापा, पापा बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ। पापा, पापा। एक तो 2 दिन से भूखा परिवार और ऊपर से बारिश का कहर। महेश चाहकर भी अपनी बेटी को नहीं बचा सका और पिंकी पल में ही उनकी आंखों से ओझल हो गई। पिंकी, पिंकी कहाँ हो तुम? पिंकी, आए मेरी बच्ची। लेकिन पिंकी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और आज महेश अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था और एक असहाय पिता की तरह आसमान में देखते हुए कहने लगा, भगवान, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती क्या हम गरीबों पर? पूरे पत्थर हो गए हो क्या? पहले तो मुझे अपाहिज कर दिया और फिर दाने दाने को मोहताज कर दिया, फिर सिर से छत भी छीन ली और अब मेरी बच्ची को भी ले गया। कान खोल कर सुन ले, तू मेरे लिए भगवान नहीं, पत्थर है पत्थर। फिर उस बाढ़ से किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका पैर जवाब दे चुका था। भूखा शरीर अपनी ताकत खो चुका था और उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और वे भी अभी इस बाढ़ की चपेट में आकर डूबने लगे थे। हालांकि उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन भूख ने उन्हें कमजोर बना दिया था। दोनों एक दूसरे को पुकार तो रहे थे, लेकिन बारिश के बहाव के कारण उनकी पुकार अनसुनी हो रही थी। रमा, रमा, बिट्टू। लेकिन शायद मौत उनकी हाथों की लकीरों में नहीं थी। तभी तो वे पानी में बेहोश हो गए थे और पानी की धार में बहते चले जा रहे। तभी बाढ़ राहत कार्य वालों की नज़र उन पर पड़ी और वे उन्हें अपने नाव में बैठाकर राहत शिविर ले गए। इस बारिश में हम तीनों तो बच गए रमा, लेकिन इसने हमसे हमारी पिंकी को छीन लिया, हमसे छीन लिया रमा। वे दोनों एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे। तभी एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची, जिसके हाथों में बिस्किट और ब्रेड का पैकेट था, वो पैकेट उसको राहत शिविर वालों ने दिया था, उनके पास आई और पीछे से बोलने लगी, बाबा, बाबा क्यों रो रहे हैं आप? आप लोगों को भी भूख लगी है ना? ये लीजिए ब्रेड खाइए, अंकल ने मुझे दी थी, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। वो आवाज पिंकी की थी। पिंकी को देखकर महेश और रमा फूट फूट कर रोने लगे। पिंकी को भी राहत कार्य वालों ने बचाकर राहत गृह में लेकर आ गए थे। अपनी बच्ची को जिंदा पाकर वे लोग ऊपर वाले को धन्यवाद करने लगे। कुछ महीने वे लोग राहत शिविर में ही रहे। फिर सरकार ने उन्हें मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे दिए, जिससे वे नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आज महेश चाय पकौड़े की दुकान चला रहा है। उसकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई। बारिश ने परीक्षा तो ली उसकी, लेकिन उसी बारिश ने उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा रहने का मौका दिया। बिहार के भोपालगंज में रामदीन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। परिवार में उसकी पत्नी मंगला और बेटी निशा थी। मंगला,
कुछ खाने को दे दे, फिर मैं जाकर देखूं, शायद कोई मजदूरी का काम मिल जाए। तेरा यूं भूखा रहना भी होने वाले बच्चे के लिए गलत है, इसलिए अब मुझे रोजाना कड़ी मेहनत मजदूरी करनी ही होगी। अरे तुम मेरी चिंता मत किया करो, तुम दोनों के साथ थोड़ा बहुत खा तो लेती हूँ। ये देखो, आधी चाय तुम्हारी आधी चाय मेरी। ये थोड़ी सी भुजिया रखी है, चाय के साथ खा लो। माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रुक, मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूँ, फिर तू खा लेना। मंगला आटा कहाँ है जो तू रोटी बनाएगी? एक रोटी का रखा हुआ है जी, वही खिला दूंगी। आप चिंता मत करो, आप काम ढूंढने जाओ। क्या करूं, क्या खिलाऊंगा मंगला और निशा को? मंगला का भी पूरा टाइम है, वो बेचारी कुछ नहीं कहती। रामदीन मजदूरी का काम मांगने घर से निकलता है। वो 1 से 2 दुकानों में काम मांगने के लिए जाता है। एक दुकान में उसे गोदाम से बोरिया ढोने का काम मिल जाता है, लेकिन दुकान से गोदाम बहुत दूरी पर है। देखो, ये दुकान का लड़का तुम्हें गोदाम पर ले जाएगा। हाँ, तुम्हें गोदाम की बोरियां यहाँ दुकान पर लाकर लगानी है, ठीक है? ठीक है सेठ जी, मैं ले आऊंगा। रामदीन पूरा दिन सेठ की बोरियां अपने पीठ पर लाद कर दुकान में रखता गया। अरे कितनी बोरियां रह गई हैं भाई, दुकान बंद करने का समय हो रहा है। सेठ जी बस 4 बोरी और बाकी है। रामदीन सारी बोरियां सेठ के दुकान पर रख देता है। सेठ उसके बदले में 300 रुपए देते हैं। उन पैसों से रामदीन कुछ खाने का खरीदता है और घर जाता है। मंगला, ये थोड़ा राशन ले आया हूँ, कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। मंगला फिर दाल चावल बनाती है, जिसे देखकर निशा बहुत खुश हो जाती है। माँ, आज आपने खाने में दाल चावल बनाए हैं, मुझे ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। ये ले, फिर थोड़ी और दाल ले ले बिटिया। मंगला, ये आज तो काम मिल गया, पर आगे कैसे गुजारा होगा? मानसून भी अपने उफान पर है और गोपालगंज का तो तुम्हें पता ही है, कब बाढ़ का कहर हम गरीबों पर टूट जाए कौन जाने। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम्हारी डिलीवरी का वक्त निकट आ रहा है, बस गोपालगंज में सब कुछ ठीक रहे। रामदीन इसी चिंता में था कि मानसून का समय आ गया है और कोई काम नहीं मिलेगा तो उसका घर कैसे चलेगा। अगले दिन मंगला, मैं देखता हूँ पड़ोस के विजेंद्र भैया बता रहे थे कि एक इमारत की मरम्मत के लिए किसी को मजदूर चाहिए। पता करके आता हूँ, शायद मिल जाए। बाहर तो बारिश हो रही है, कैसे जाओगे? अरे ज्यादा दूर नहीं जा रहा, पास ही में जा रहा हूँ। रामदीन पन्नी ओढ़कर काम ढूंढने निकलता है। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। वो चाय के एक छोटे से दुकान के नीचे रुककर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है। चाय की दुकान पर कुछ ग्राहक भी बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। चाय वाले के पास एक रेडियो चल रही थी, जिसमें भोपालगंज की सारी खबरें आ रही थी। बता दें कि गोपालगंज जिले में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी डिस्चार्ज किए जाने से गंडक नदी का पानी तेजी से गांव में प्रवेश कर रहा है। मांझावा सदर प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग बाढ़ के पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? बाढ़ का पानी तेजी से गांव में आ रहा है, मुझे घर जाना होगा। अरे ये पानी का बहाव तो बढ़ता ही जा रहा है। रामदीन खबर को सुनकर घबरा जाता है और तेजी से घर की ओर। रामदीन के घर में पानी भरा होता है। आसपास के लोग अपने अपने सामान लेकर जल्दी जल्दी घर को खाली कर रहे होते हैं। आप आ गए, ये देखो पूरे घर में पानी भरता ही जा रहा है। बापू, मुझे डर लग रहा है। अरे घबराओ मत, कुछ नहीं होगा मंगला। निशा को मैं कंधे पर बिठा लेता हूँ, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सुनो जी, लगता है मेरा बच्चा होने का वक्त आ रहा है। मुझे दर्द महसूस हो रहा है जी, घबराहट से लगता है बच्चा नीचे आ रहा है। प्रभु, क्या करूं? विजेंद्र भैया को बुला कर लाता हूँ। अब विजेंद्र भैया। रामदीन, जल्दी से जरूरी सामान बांध ले, निकलना है वरना कोई नहीं बचेगा, सब बाढ़ में बह जाएंगे। विजेंद्र भैया, मंगला को बच्चे का दर्द शुरू हो गया है, वो चल भी नहीं पा रही है। अरे बेचारी को इस मुसीबत में ये बड़ी परेशानी होनी थी। जल्दी चलो जी। एक काम कर, ये खाट पर भाभी को लेटा, फिर इसी पर ले जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है अब। रामदीन अपनी बेटी को अपने कंधे पर उठा लेता है। विजेंद्र और उसकी पत्नी बहुत ही नेक थी। विजेंद्र की पत्नी अपने बेटे को अपने गोद में उठा लेती है। वीरेंद्र रामदीन के साथ मंगला को खटिया पर लिटाकर उठाने में मदद करता है। सुनो जी, निशा के बापू, मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, कुछ करो जी। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है विजेंद्र भैया। अरे हिम्मत मत हार रामदीन, भगवान सब ठीक करेंगे। लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। पता नहीं आज किस गरीब के ऊपर बाढ़ का कहर बरसेगा। मानो सब कुछ
जवाब दे चुकी थी। अब एक ही उपाय है रामदीन, भाभी को किसी नाव में सहारा दिलवाना होगा। कोई नाव में लिटाने की मदद कर दे बस। अरे भैया भैया भैया, मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है, अपनी नाव में जगह दे दो भैया। भाई हम खुद 5 लोग हैं, हमारी नाव इतना वजन नहीं संभाल पाएगी भाई। रामदीन बहुत लोगों के सामने गिड़गिड़ाता है। मंगला की हालत और बिगड़ती जा रही थी। मंगला हिम्मत रख विजेंद्र भैया, मेरी मंगला को कुछ हो गया तो मैं। हिम्मत मत हारो भैया, वो सामने शायद बचाव कर्मी नाव लेकर खड़े हैं। जल्दी से उन लोगों को मदद दो, शायद वो लेडी प्रेग्नेंट है। जल्दी। रेस्क्यू टीम रामदीन के पास जाते हैं और मंगला को अपनी नाव में बैठाते हैं। मुश्किल के वक्त मजबूरी में नाव में ही मंगला एक बेटे को जन्म देती है। सब लोगों की मदद से मंगला की जान बच जाती है। कुछ देर के बाद सुरक्षित कर्मी मंगला और उसके बच्चे को सब लोगों के साथ एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आज आपने हमारी मदद की। ये हमारा फर्ज था जो हमने निभाया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। रामदीन विजेंद्र और उसकी पत्नी को भी धन्यवाद करता है। विजेंद्र भैया, भाभी जी, आज आप दोनों ने भी हमारी बहुत सहायता की है। अरे भाई कहता है, फिर ये धन्यवाद किस लिए? आजा भाई के गले लग जा, आज एक बेटे का भी बाप बन गया है तू। मेरा छोटा भैया आया है बापू। हाँ बिटिया, ये देख तेरा छोटा भाई आया। मंगला, अब तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ, पर अब हम कहाँ रहेंगे? सब कुछ इस बाढ़ में तबाह हो गया। ये बाढ़ की परेशानी मंगला गोपालगंज के साथ साथ हर आसपास के गांव में हर मानसून में होती है, पर हिम्मत रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गरीब पर बाढ़ का कहर जब आता है तो अपने साथ साथ बहुत कुछ ले जाता है, पर कहते हैं ना, जब कभी संकट आता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आ जाते हैं। जैसे कि बचाव कर्मी आए। इस बुरे समय में सभी ने एक दूसरे की मदद की और फिर जिंदगी ने एक नई सुबह ली।